अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। आज हम लिविंग वर्ड इन स्पेस पढ़ेंगे। लिविंग वर्ड इन स्पेस एंड लिविंग वर्ड इन टाइम, ये दोनों टॉपिक्स एक ही चीज़ की थॉट देती हैं। और ये दोनों टॉपिक्स बेसिकली एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंफॉर्मेशन देती है लाइफ के बारे में। देखिए, एक सिंपल चीज़ है, वो ये कि लाइफ मिलियन या बिलियन ईयर्स अगो शुरू हुई अर्थ पर। और हमें ये भी पता है कि जो पहले वाले ऑर्गेनिज़म्स थे, जो सबसे पहले आए थे, वो आज के लिविंग ऑर्गेनिज़म्स से बहुत डिफरेंट थे। ठीक है। अब बात यह है कि अगर आप मिलियन या बिलियन ईयर्स पीछे जाकर देखें तो आप देखेंगे कि दुनिया जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती जा रही थी और रैपिडली चेंज होती जा रही थी। तो ये एक चैलेंज था उन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लिए जो कि पहले पहले आए थे। वो ये कि दुनिया में जो भी चेंजेस आ रही थी वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स उसको एडाप्ट करें और लाइफ को सस्टेन करें। अगर वो ऐसा नहीं करते और वो जैसे थे वैसे ही रहते तो वो ख़त्म हो जाते और उनके साथ साथ लाइफ भी ख़त्म हो जाती। तो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स ने उन सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज़म्स ने क्या किया कि उन्होंने अपने जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई किया। अब मॉडिफाई क्यों किया? क्योंकि वर्ल्ड चेंज हो रहा था, इसीलिए उन्होंने जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करके चेंज किया ताकि उनकी आइंदा नस्लें जो है वो उन चेंजेस को एडाप्ट करके लाइफ को सस्टेन कर सकें और आगे बढ़ा सकें। ठीक है। तो यहाँ भी यही चीज़ बताई जा रही है सबसे पहले कि 2.5 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ शुरू हुई और पहले वाले जो ऑर्गेनिज़म्स थे वो सिंपल यूनिसेलुलर थे। ठीक है। अब ये जो चीज़ है कि ग्रेजुअल मॉडिफिकेशंस इन जेनेटिक मटेरियल, ये चीज़ बता रही है कि उन्होंने अपने जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई किया। अब जेनेटिक मटेरियल क्या है ये तो आप सबको पता है, अ कंप्लीट कोड, द कंप्लीट बुक ऑफ लाइफ, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज़म के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि वो कैसा होना चाहिए। तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स थे जो कि पहले वाले थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई किया और उसमें कुछ चेंजेस लाए उन्होंने, जो कि उनके डिसेंडेंट्स को, उनकी आने वाली नस्लों को फ़ायदा पहुंचाने वाले थे कि वो ज़िंदा भी रह सके और लाइफ को भी आगे बढ़ा सके। अब इन जेनेटिक मटेरियल्स में किए गए मॉडिफिकेशंस का रिज़ल्ट क्या निकला? उनका रिज़ल्ट ये निकला कि वो जो सिंपल ऑर्गेनिज़म्स थे, जो कि एक तरह के ऑर्गेनिज़म्स थे, उसमें उनमें से कई तरह के ऑर्गेनिज़म्स दूसरे बने। ये हुआ कि वो जो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स थे उनमें से कई तरह के दूसरे ऑर्गेनिज़म्स भी बन गए उनके जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करने के बाद। अब जब ऑर्गेनिज़म्स बढ़ने लगे तो ऑर्गेनिज़म्स में डाइवर्सिटी आती गई, मतलब ये कि वो डिफरेंट नेचर के बनने लगे। अब जब ऑर्गेनिज़म्स फैलने लगे और डाइवर्स हो गए तो उन्होंने खुद को फैलाया दुनिया के दूसरे हिस्सों में। तो बेसिकली लिविंग वर्ड इन स्पेस में हम यही पढ़ते हैं कि जब उन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में डाइवर्सिटी आई तो कैसे वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स इकोसिस्टम्स में रहने लगे या बायोम्स में रहने लगे या फिर बायोस्फीयर्स में रहने लगे। टाइम में हम क्या पढ़ेंगे कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज़म किस टाइम इवॉल्व हुआ, वो कहाँ तक चला, वो किससे पैदा हुआ और उसकी एज क्या थी। ठीक है। अब इस टॉपिक में जो दूसरी चीज़ है वो सिम्बायोसिस के बारे में बताई जा रही है। अब सिम्बायोसिस क्या है? अगर आप किसी इकोसिस्टम को स्टडी करें या अगर आप किसी इकोसिस्टम को देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें मौजूद मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिव हैं, यानी वो एक दूसरे में इंटरेक्शन कर रहे हैं अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, उनका एक दूसरे के साथ कोई बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस या फिर सिम्बियोटिक रिलेशन का नाम देते हैं, जो कि डिफरेंट स्पेशीज़ के दो इंडिविजुअल्स में मौजूद हो। इन रिलेशनशिप्स में हमें कमेंसलिज्म मिलता है, म्यूचुअलिज्म मिलता है और पैरासिटिज्म मिलता है। अब इसको हम स्टडी करते हैं। तो सिम्बायोसिस आपको पता है क्या है? एक रिलेशनशिप जो कि डिफरेंट स्पेशीज़ के दो ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स के बीच में हो। सबसे पहले इसमें कमेंसलिज्म आता है। कमेंसलिज्म क्या होता है? कमेंसलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप होता है दो इंडिविजुअल्स या दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिसमें
इन्वॉल्व होने वाले एक ऑर्गेनिज़म को तो फ़ायदा पहुंचता है और दूसरे ऑर्गेनिज़म को ना तो फ़ायदा पहुंचता है और ना ही नुकसान पहुंचता है। जैसे कि ट्री और नेस्ट है। अब आप बर्ड्स को देखें, वो अपने जो नेस्ट है, अपने घोंसले जो है वो ट्रीज़ पर बनाते हैं। अब इसमें बर्ड्स को क्या फ़ायदा होता है कि उनको शेल्टर मिल जाता है, वो अपनी लाइफ साइकिल वहाँ पर पूरी करने के लिए, और वो अपनी लाइफ साइकिल वहाँ पर पूरी कर सकते हैं। अब ट्री को क्या फ़ायदा है? ट्री को ना तो नुकसान हुआ और ना ही फ़ायदा हुआ इस चीज़ से। यानी अगर किसी ट्री पर कोई घोंसला हो तो उससे ट्री को फ़ायदा नहीं, अगर ट्री पर कोई घोंसला ना हो तो उससे उसको कोई नुकसान नहीं। ठीक है। जस्ट लाइक दिस म्यूचुअलिज़म है। म्यूचुअलिज़म में क्या होता है कि दोनों ऑर्गेनिज़म्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं उन दोनों को फ़ायदा पहुंचता है। अब आप इसमें बर्ड्स और बफलो का कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हैं। आप ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं इसे। आप किसी गाय को देखें, उसकी पीठ पर आपको कुछ बर्ड्स नज़र आएंगे। अब वो बर्ड्स वहाँ से कुछ खाते हैं। वो क्या खाते हैं? बेसिकली बफलो के पीठ पर जो इंसेक्ट्स आके बैठ जाते हैं, जो कि आगे चल के उस बफलो को नुकसान पहुंचाने वाले थे या फिर उसकी स्किन को इरिटेट करने वाले थे, बर्ड्स उन इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। इनमें दोनों का फ़ायदा होता है। बफलो को कौन सा फ़ायदा होता है कि वो किसी भी हमले से या फिर किसी भी डिसऑर्डर से बच जाता है, और बर्ड्स को क्या फ़ायदा हो जाता है कि उन्हें न्यूट्रिशन मिल जाता है। ऐसे रिलेशनशिप को हम म्यूचुअलिज़म कहते हैं। आगे पैरासिटिज़म है। पैरासिटिज़म में क्या होता है कि पैरासिटिज़म में हमारे पास दोनों जो लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं उसमें से एक को कहा जाता है होस्ट और दूसरे को कहा जाता है पैरासाइट। पैरासाइट जो होता है वो ऑर्गेनिज़म होता है जो कि होस्ट के अंदर रह के या उसके सरफेस पर रह के वहाँ से न्यूट्रिशन हासिल करके अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है और अपनी स्पीशीज़ को आगे बढ़ाता है। जबकि जो होस्ट होता है, कभी कभी उसको इस चीज़ से कोई नुकसान नहीं पहुँचता, पर कभी कभी उसको नुकसान पहुँचता है। अगर पैरासाइट पैथोजेनिक है तो होस्ट को नुकसान पहुंचा सकता है, पर अगर वो पैथोजेनिक नहीं है तो वो होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जस्ट वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी करेगा। इसमें एग्जांपल्स हमारे पास प्लाज्मोडियम के आ जाते हैं, जो कि इसमें एग्जांपल हमारे पास प्लाज्मोडियम का आ जाता है जो कि मलेरियल पैरासाइट है, और लाइस का। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।